हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो 13 अक्टूबर 2025 के न्यूज़पेपर जिसमें हम द हिंदू को ही फॉलो करते हैं, उसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एंड जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद, तो एक कमेंट था कि 20 पीस पॉइंट जो है ट्रंप ने जो प्रपोज किया है फॉर गाजा, वो किसी को समझ में नहीं आया। तो मैं जल्दी से आपको बता दूंगी, सिंस आपकी जो अभी आज वाली न्यूज़ भी है ना, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत रेलेवेंस इसका बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपका 20 पॉइंट्स हैं ट्रंप ने जो प्रपोज किया है यहाँ पर, उन्होंने ये चीज बोली है कि गाजा जो है इट विल बिकम अ डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन। ठीक है, डी रेडिकलाइज यानी कि रेडिकलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि आप कह सकते हो कि डीमिलिटराइजेशन का प्रोसेस होगा। थॉट प्रोसेस चेंज करने की बात की जा रही है यहाँ पे कि मतलब एक बागी देश इसको हम नहीं बनाएंगे। तो अब आप एक चीज को सीधी बात को समझ लो कि ऐसा नहीं है कि अब जो टू स्टेट थ्योरी यहाँ पर प्रपोज की गई है उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना, कि धीरे धीरे करके जस्ट बिकॉज जो गाजा के लोग हैं उस एरिया को पहले स्टेबलाइज किया जाएगा, जो हमारे पास ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, जो कि गाजा के लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, तो उस एरिया में एकदम से उसको इंडिपेंडेंट घोषित नहीं कर सकते, पहले उसे अब डिस्टेबलाइज जो सिचुएशन है उसको स्टेबलाइज किया जाएगा। धीरे धीरे करके जो आपस में विचार विमर्श होगा, उसके बाद जो पीस पॉइंट है, पीस पॉइंट प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद उसके बाद से ही अब जो भी प्रोसेस है धीरे धीरे करके स्टेटहुड देने का होगा। एंड दैट टू अगर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी इस रीजन के अंदर रहती है, ठीक है, कि देखने के लिए कि एक्चुअली में एक सेपरेट नेशन बनाकर हम इसे कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये धीरे धीरे करके काम किया जाएगा। तो पहले फेज में होगा कि इसको टेरर फ्री जोन यहाँ पर बनाया जाए। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि रीडेवलपमेंट होगी लाइफ और इट्स लोगों की, जो कि गाजा के रीजन होगी, वहां पर रीडेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसके लोगों की भी एंड उनकी अब आप कह सकते हो एजुकेशनल पर्पसेस को भी रीडिफाइन किया जाएगा। तो ऑल टुगेदर एक नई शुरुआत वो करने जा रहे हैं। तीसरी चीज उन्होंने बोला कि वॉर जो है इट इज एंडिंग इमीडिएटली। तो अब दोनों साइड इस चीज पे एग्री करें कि इजराइल जो है वो विड्रॉ करेगी, अग्रीड अपॉन द लाइन एंड सीज फायर। ठीक है, कि सीज फायर दोनों कंट्रीज यहां पर डिक्लेयर करेंगी, वॉर एंड होती है एंड इजराइल जो है वो भी अब ये जो गाजा वाले लोगों के लिए हमारे पास रीजन उन्होंने अब बताई है, स्टेट की है बाउंड्री, वहां से वो धीरे धीरे करके वापस जाएंगे। अब वो पॉइंट्स मैंने आपको इजीली बताया था कि पहले अभी गाजा सिटी में ऑल टुगेदर अगर आप देखो कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है किसका है, इजरायली मिलिट्री का है। तो पहली पीस पॉइंट पे प्लान में क्या है कि जो जितने भी आप कह सकते हो कि दोनों साइड से हॉस्टेजेस जो रखी गई हैं वो इंटरचेंज होंगी, जिसमें से पहले अब इजरायली हॉस्टेजेस को, डेड और अलाइव को छोड़ा जाएगा। एंड 2014 में जो भी अब गाजा की तरफ से अटैक हुआ था या आपस में इनके जो इश्यूज चल रहे थे, 2014 में भी एशेज ऐसे बहुत सारे इजरायली लोगों की वापस नहीं की थी गाजा के लोगों ने, है ना, तो वो भी अब वापस भेजे, हमास ने स्पेसिफिकली नहीं की थी, वो भी अब वापस भेजी जाएंगी। इन रिटर्न जो अब पैलेस्टीनियन या कह सकते हो लोग हैं जो कि हॉस्टेजेस है, इजराइल उन्हें रिलीज करेगा। पहला पॉइंट जब क्लियर हो जाता है तो आप देखोगे कि ब्लू से येलो लाइन की तरफ जो इजरायली मिलिट्री है वो वापस से चली जाएगी, रिट्रीट करना शुरू कर देगी। ठीक है, उसके बाद जो भी कैप्टिव्स है अलाइव और डिसीज दे विल बी रिटर्न विद इन 72 आवर्स ऑफ इजराइल्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, दूसरी चीज है कि फिफ्थ अब आपका पॉइंट कह रहा है इजराइल जो है वो फ्री करेगा 250 पैलेस्टीनियन लाइफ सेंटेंस प्रिजनर्स को भी, 1700 डिटेनीज को भी, एंड एक्सचेंजेस रिमेन्स प्रोपोर्शनली, दोनों साइड्स एक्सचेंज करेंगी। देन उसके बाद हमास जो हैं, जो मेंबर्स हैं हु डीकमीशन देयर वेपन्स गेट एमनेस्टी और सेफ पैसेज अब्रॉड, कि हमास में जो ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने ये उद्यम मचाया, जिन्होंने ये स्पेसिफिकली बात बोली, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टे इन गाजा, तो उनको एक सेफ पैसेज एमनेस्टी इंटरनेशनल के थ्रू, जो कि अब आप एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बोल सकते हो, उनको एक सेफ पैसेज अब्रॉड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डील का पार्ट है। नेक्स्ट, फुल ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो एंटर करेगी वापस से गाजा के अंदर एंड रीबिल्ड करेगी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रिक्वायर्ड है। देन 8 पॉइंट कह रहा है कि एड जो है वो जाएगी कहां से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एंड रेड क्रिसेंट की तरफ से, एंड स्पेसिफिकली रफा बॉर्डर के थ्रू, जो कि अब इजिप्ट और आप कह सकते हो गाजा के बीच में कॉमन बॉर्डर है, रफा क्रॉसिंग उसे बोलते हैं। ठीक है, 9th पॉइंट आपको क्या कह रहा है, गाजा जो है वो टेम्पररीली गवर्न की जाएगी टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमिटी, एक ऐसी कमिटी का गठन किया जाएगा, ठीक है, अंडर एन इंटरनेशनल बोर्ड, और उस इंटरनेशनल बोर्ड के मेंबर कौन कौन होंगे, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, एंड इस जो आप कह सकते हो बोर्ड को लीड कौन करने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप लीड करेंगे इसे। ठीक है, एंड ट्रंप जो है उनके पास इकोनॉमिक प्लान है कि गाजा को कैसे रीबिल्ड किया जा सकता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन के लिए। 11th पॉइंट उनका यही था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है स्टैब्लिश होगा फेवरेबल ट्रेड टर्म्स पे।
ठीक है। तो हमास के मतलब आप सॉरी गाजा के लिए स्पेसिफिकली बोल सकते हो कि ये जो पॉइंटर्स हैं ये एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर कि उनके लिए एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो भी स्टैब्लिश हो, धीरे धीरे करके स्टेटहुड उनको दी जाएगी। ठीक है, कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, जो लोग रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। हमास जो है इनको एक्सक्लूड किया गया है एक्सप्लिसिटली फ्रॉम द गवर्नेंस। तो गाजा के लोगों के लिए है हमास जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह यहाँ पर अगर आप कह सकते हो एक्ट कर रहा है इंटरनेशनल, आप कह सकते हो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि जिस नजरिए से उसे देखा जाता है, तो उसी के बेसिस पे हमास जो है किसी भी तरह से गवर्नेंस का पार्ट यहाँ पर नहीं बनेंगे। द कमिटी विल मेक श्योर ऑफ इट। ठीक है, जितने भी वेपन्स यहाँ पर हैं दे विल बी डिसमेंटल्ड। 14 पॉइंट कह रहे हैं कि रीजनल पार्टनर्स जो हैं वो गारंटी करेंगे कि हमास की कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी यहाँ पर होगी, कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये सारी चीजें जो हैं हमास को लेकर, इसको अब जो लोकल लोग हैं जो पीपल इन्वॉल्व होंगे वो यहाँ पर गारंटी देंगे कि स्टेबलाइजेशन यहाँ पर आएगी इस रीजन के अंदर। देन इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो डिप्लॉय की जाएगी गाजा के अंदर फॉर द टाइम बिंग, जो कि कमिटी के अंदर यहाँ पर ऑपरेट करेगी, और वो लोकल पुलिस जो कि अब अपॉइंट होगी धीरे धीरे करके उनको भी ट्रेन करने में हेल्प करेगी। देन इवन इफ इजराइल ऑक्यूपाई नहीं करेगा गाजा को और वो विड्रॉ कर जाएगा एज स्टेबिलिटी, एज डीमिलिटराइजेशन प्रोग्रेस होती रहेगी धीरे धीरे करके। मैंने आपको बोला ना ये ब्लू लाइन से येलो लाइन, येलो लाइन से रेड लाइन, रेड लाइन से आप वापस देखोगे कि बफर जोन बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ये चीज भी होगी। देन हमास अगर रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी ऐसे प्लान को जो पॉइंटर्स को ऊपर बताए गए हैं, जितने भी एरियाज गाजा सिटी के अंदर आते हैं वो इजरायली मिलिट्री जो है वापस से खुद से नहीं लेगी, वो आईएसएफ जो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उनके हवाले कर देगी। कि इजराइल कहेगी कि अब हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये एरिया आपको चाहिए था हमने आपको दे दिया है, ये इजरायली मिलिट्री फोर्स है वो आपको बोल रही है कि आईएसएफ आप ये ले लीजिए, अब एरिया हमारे से कोई लेना देना नहीं है बात से। देन इंटरफेथ डायलॉग होगा लॉन्च टू प्रमोट वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, के आपस में इजरायलीज को और गाजा के लोगों को कैसे पीसफुली कोएग्जिस्ट करना है ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर आई जा सके इन पर्टिकुलर एरिया के अंदर। देन रिफॉर्म्स जो है वो पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड स्टेटहुड को यहाँ पर डिटर्मिन कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे करके स्टेबलाइजेशन के बाद फाइनली आप देखोगे कि स्टेटहुड के चांसेस है, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर आप उनको खुद का ही दे रहे हो, इकोनॉमिक कॉरिडोर भी दे रहे हो, इवन अगर आप पोर्ट्स की डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि गवर्नेंस यहाँ पर स्टैब्लिश होगी। ठीक है, कि वो एक प्रॉपर तरीके से होगी, कोई बागी नेशन जो है उसको यहाँ पर आप रेज ना करो, है ना। तो उस चीज के लिए रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आए जाएंगे एंड धीरे धीरे करके स्टेटहुड गाजा को दे दी जाएगी। बट हमास का वहां पर किसी भी तरह से जो है आप कह सकते हो कि इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। देन यूएसए जो है वो लीड करेगा टॉक्स फॉर पीसफुल पॉलिटिकल फ्यूचर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस। तो ये आपका प्रॉपर प्लान था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो दोबारा से मुझे बता देना, उस चीज के ऊपर यहाँ पे फोकस करके दोबारा से पढ़ लेंगे। पहला विड्रॉल जो है वो येलो लाइन से होगा। ठीक है, दिस इज द येलो लाइन। अभी गाजा नेशन सिटी के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली देखें, गाजा सिटी के बाद येलो लाइन से पहला विड्रॉवल होगा जब एक्सचेंज होगा आपस में जितने भी हॉस्टेजेस रखे गए हैं। नेक्स्ट आपकी सेकंड विड्रॉवल होगी रेड लाइन से। सेकंड फेज के अंदर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो एंटर कर जाएगी। देन उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे करके इजरायली फोर्सेज जो है रिट्रीट करेंगी। तीसरी है सिक्योरिटी बफर जोन के अंदर वो चले जाएंगे कि दे विल पुल बैक टू अ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी बफर जोन, जो कि एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ गाजा अंडर इजरायली मिलिट्री कंट्रोल रखेगा जब तक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सुपरवाइज ना कर ले गवर्नेंस एंड ट्रांजिशनल पीरियड। ठीक है, तो अब उसी के अकॉर्डिंगली ये बफर जोन तक वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो जाती, सारी चीजें मॉनिटर करके कि हाँ सेफ्टी है यहाँ पे इजराइल के लोगों के लिए, जब तक वो इंश्योर नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर एक बफर जोन के अंदर इजरायली मिलिट्री जो है वो रहेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपका अब काउंटडाउन टू हॉस्टेज रिलीज स्टार्ट्स अहेड ऑफ ट्रम्प्स गाजा पीस समिट। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि गाजा पीस समिट की बात हमने 20 पॉइंट प्लान में नहीं की थी, तो मैंने आपको ये बोला कि आईएसएफ जो है वो आएगी, बट उससे पहले जो लॉन्ग टर्म स्टेटहुड यहाँ पर अचीव करनी है उससे पहले के पीस पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने ये भी चीज को यहाँ पर बताया है कि स्टेबलाइजेशन के लिए हम चाहते हैं कि लोग यानी कि मेजर कंट्रीज जो है जो कि इन्वॉल्व होना चाहती है इस चीज के अंदर, वो एक पीस प्लान तो उन्होंने अब बता तो दिया, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए गाजा के अंदर करना क्या चाहिए, क्या उनके वहां के लोगों के लिए बेटर होगा, क्या इजराइल के लोगों के लिए यहाँ पर बेटर होगा, उस चीज के लिए यहाँ पर एक समिट जो है वो इजिप्ट के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो अब हॉस्टेजेस रिलीज होने के बाद वो समिट जो है ऑर्गेनाइज जो कि किया जाएगा, उसके बेसिस पे अब देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम आज वापस से मना कर देंगे और वो इंस्टेबिलिटी यहाँ पर जो है वो रहेगी एंड ऑल दैट, है ना। तो ये सारी चीजें इसी का पार्ट थी। देन नेचुरल फार्मिंग गेन्स ट्रैक्शन इन हिमाचल। तो अब प्राकृतिक खेती
कुशल किसान योजना और एमएसपी जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर, और ये जो आप स्कीम की बात करें वो स्टेट गवर्नमेंट की ने लॉन्च की थी हिमाचल के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप देख रहे हो कि एमएसपी एंड नेचुरल फार्मिंग जो है दोनों अडॉप्ट हो रही हैं। तो एमएसपी की वजह से क्या हो रहा है, फार्मर को बेनिफिट हो रहा है और नेचुरल फार्मिंग यहाँ पे हो रही है, तो उसमें पाया गया है कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बेटर होगी, यील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली बेटर होगी, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स से स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो हैं इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है यहाँ पे अंडर द सेम स्कीम। ठीक है, तो वो देख रहे हैं कि उनकी यील्ड भी बढ़ रही है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ रही है, प्लस इनपुट कॉस्ट कम आ रहा है, प्लस एमएसपी की वजह से उनका जो रेवेन्यू है वो बेटर होता जा रहा है। मेजरली यहाँ पर एग्जाम्पल आपको टर्मरिक का दिया गया कि पहले जब वो पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज करते थे तो उनको 60 रुपीज यहाँ पे एमआरपी दी जाती थी, बट धीरे धीरे करके जैसे उन्होंने केमिकल फ्री फार्मिंग को अडॉप्ट किया, नेचुरल फार्मिंग का अडॉप्ट किया, तो इस बार एमएसपी भी मिल गई। तो 90 रुपीज पर केजी के बेसिस पे अगर आप देखोगे कि अकॉर्डिंगली ही उनको यहाँ पर पेमेंट सरकार की तरफ से दी गई है। देन अब प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंडर ये एक ट्रेनिंग जो है उनको यहाँ पर मिली थी। तो मल्टीपल तरीकों से उन्होंने ये चीज बोली कि जो अब PK3Y को बोला जाता है कि प्रमोट करता है केमिकल नॉन केमिकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। तो 3.0 लाख फार्मर्स जो है हिमाचल के अंदर उनको ट्रेन किया गया है अभी तक। 2.22 लाख फार्मर्स जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको अभी पार्शली या फिर फुली, एंड 2 लाख से ज्यादा फार्मर्स ऐसे हैं जिनको सर्टिफिकेशन मिली है अंडर CETARANF, यानी कि एक सर्टिफिकेशन है या सर्टिफाइड इवैल्यूएशन टूल है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एंड एनालिसिस के लिए, जो कि प्रोवाइड किया जाता है अंडर PK3Y ओनली, जिसके अकॉर्डिंगली अब ये चीज स्टेट की जाती है कि फार्मर जो है वो फुली सक्षम है कि किसी तरीके से भी वो नॉन फर्टिलाइजर्स को लेकर, या आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजर्स को यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा, नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि एक लीगली सर्टिफिकेट आपको मिल गया कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं या जो आपकी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होती है, तो आप नेचुरल फार्मिंग अगर अडॉप्ट करते हैं, जो फसल आप उगाते हैं उसको एमएसपी दी जा सके, तो एक तरह से प्रमाण पत्र की तरह वो एक्ट करेगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो फार्मर्स हैं उनको यही मानना है कि डिपेंडेंस जो है मार्केट के ऊपर उनकी कम हो गई ड्यू टू एमएसपी, एंड ऑल टुगेदर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो नेचुरली ग्रोन क्रॉप्स में स्पेसिफिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है हिमाचल की मेज को लेकर, वीट को लेकर एंड रॉ टर्मरिक को लेकर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा दे रही है कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो भी नेचुरल फार्मिंग के अंडर उसको बढ़ाया जा सके। एंड स्पेसिफिकली वीट की बात हो गई, मेज की बात हो गई, या इवन की अगर आप रॉ टर्मरिक की बात करो, इनके अंडर जो एरिया अंडर कल्टिवेशन है उसको बढ़ाए हिमाचल गवर्नमेंट, ये चीज़ चाहती है। क्या ये जो है एक्सप्लिसिटली, अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि एक्सप्लिसिटली सिर्फ और सिर्फ हिमाचल की गवर्नमेंट किया है, ऐसा नहीं है। तो ये अब प्लान जो है हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इज अ स्टैंड अलोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड ऑन नवंबर 2024। सेकंड स्टेटमेंट कहती है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इज अ रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ अर्लियर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जो नेशनल मिशन ऑन रूरल फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की जब हम बात करते हैं, वो नवंबर 2024 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। एप्लीकेबल है टिल 15th फाइनेंस कमीशन 25-26 तक, और स्टैंड अलोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेक्टर्ड स्कीम नहीं है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पर बात कर रहे हैं साइंटिफिकली बैक्ड अप जो हमारे पास नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक्स हैं जो कि सस्टेनेबल भी होंगी इन द फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है लॉन्च की गई थी। अगर आप देखिए बजट आउटले 2481 करोड़, सेंटर का शेयर इसमें 1584 करोड़ है एंड स्टेट्स का शेयर 893 करोड़ रुपीस है। ठीक है, जो कि एक रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म है ऑफ अर्लियर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से लेके दी गई है, PIB से ही लेके दी गई है। तो ऑल टुगेदर आपका करेक्ट आंसर यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। देन आप देखोगे कि स्टेट्स के अंदर यही PIB के आर्टिकल के अंदर ही स्पेसिफिकली उन्होंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान PK3 योजना जो है वो अनाउंस की गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 2018-19 में, जो कि केमिकल फ्री फार्मिंग की यहाँ पे बात करती है। बट वो इसी को ही नेशनल आप कह सकते हो कि नेचुरल फार्मिंग जो हमारा मिशन है उसके अकॉर्डिंगली ही इनकलकेट उसको कर दिया गया था। सिमिलर तरीके से राजस्थान की खेती में जान तो सशक्त किसान जो कि एक पायलट स्कीम है। देन उसके बाद गुजरात में सत पगला खेडूत कल्याण एंड पगला फॉर नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, ये अब स्कीम है। देन आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग। ये सारी की सारी ऐसी 4 स्टेट्स है स्पेसिफिकली जिनके अंदर ये स्कीम जो है नेचुरल फार्मिंग को लेकर चल रही है। ठीक है, तो 18-19 के अंदर ऑलरेडी PK3Y जो है आप कह सकते हो वो लॉन्च हो गई थी।
ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बनता है। फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देन WTI रिपोर्ट हाईलाइट्स क्रूशियल रोल प्लेड बाय इंडियाज फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स। तो एक रिपोर्ट जो है 25 साल के सपोर्ट फॉर वाइल्ड लाइफ वॉरियर्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर रिलीज की गई है। अब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्रस्ट है, फिलहाल आप लगा लीजिए ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो मतलब ट्रस्ट है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि कंपनीज एक्ट के अंडर यहाँ पर इनको क्या होगी, एग्जेम्पशन दी जाएगी। ठीक है, तो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो या आप NGO की तरफ इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं यहाँ पर कि इन्हीं के थ्रू, इनके अंडर जो WTI है हमारा, उसी के अंडर जो है स्पेसिफिकली जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद सर्टन रेंजर्स जो कि अब कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू, यानी कि कम्युनिटी के लोगों की हेल्प की मदद है या सपोर्ट की वजह से क्या करते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं और एक तरह से फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो मेजरली इस रिपोर्ट ने ये चीज़ बोली कि जितने भी हमारे रेंजर्स हैं मेजर केसेस में, उनका यहाँ पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, एंड वो तब से यहाँ पर रहा है कि वन रक्षक प्रोजेक्ट जो कि साल 2000 में यहाँ पर लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल फंडिंग के द्वारा, सिंस NGO है ये भी। ठीक है, अब इंटरनेशनल फंडिंग के द्वारा एनिमल वेलफेयर का सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर एस्टैब्लिश हो पाया WTI के अंडर विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल फंड्स। कौन सा प्रोजेक्ट, वन रक्षक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया इन द ईयर ऑफ 2000। एंड उसका मेजर काम क्या था कि वेल इक्विप्ड एंड वेल मोटिवेटेड फोर्स को, जो कि फ्रंटलाइन फॉरेस्ट के लिए काम कर सके, ऐसा स्टाफ हम रिक्रूट करें जो कि अब इंडिया के फॉरेस्ट में फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह एक्ट करें, प्रोटेक्ट करें। एंड प्रोजेक्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है 21,000 से ज्यादा भी पर्सनल्स नेशन वाइड एक डाइवर्स रेंज ऑफ कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग इनिशिएटिव्स के द्वारा। ठीक है, कैपेसिटी इनिशिएटिव्स क्या होते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो लोकल सपोर्ट है वो चीज़ को एग्जिस्ट यहाँ पर करते हैं। अब अगर आप VRP की बात करो, दैट इज वन रक्षक प्रोजेक्ट जो है एक ऐसा एक्सीडेंटल एश्योरेंस स्कीम भी प्रोवाइड करता है जिस केसेस में अगर आप देखो कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है एक ह्यूमन रेजिडेंशियल एरिया में बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है, तो यहाँ पे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको अब एनिमल्स के साथ तो कई बार भिड़ना ही पड़ता है। भिड़ना भी एज इन द केस कैसे नहीं कि उनको जाके मार दिया, बट ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कई बार हो जाता है कि जो रेंजर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, पोचर से उनकी लड़ाई होती है ना, तो इलीगली जो स्मगलिंग यहाँ पर हो रही है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनकी वजह से अब मैक्सिमम चांसेस, जो कि इस आर्टिकल में ये चीज़ बताई गई है कि 74% ऑफ द टाइम जैसे कॉन्फ्लिक्ट के केस में जो रेंजर है उनकी डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी का केस है, तो उसी के अंडर सप्लीमेंट्री एक्सीडेंटल एश्योरेंस स्कीम जो है वो इसी तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करती है, मीडिएट करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ को इन द इवेंट ऑफ इंजरी और डेथ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो 2001 के बाद से अगर आप देखोगे फाइनेंशियल एड जो है 367 फ्रंटलाइन स्टाफ एंड देयर फैमिलीज को दी गई हैं। 74% ऑफ दीज केसेस वर फेटालिटीज जो कि रिकॉर्ड की गई। एंड कोविड के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो 173 फैमिलीज जो है फॉरेस्ट स्टाफ की जिन्होंने अपने खुद के घर के मेंबर की, जो कि अब वॉरियर थे एक तरह से, फ्रंटलाइन डिफेंस का पार्ट थे, उन्होंने डेडिकेटेड कंजर्वेशन हीरोज या आप कह सकते हो की तरह एक्ट किया। तो उसी के अंडर एक स्पेसिफिक फंड अगर आप देखो कैजुअलिटी के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, उन्हीं की फैमिली को यहाँ पर सपोर्ट जो है वहां से प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो WTI के एग्जीक्यूटिव ने IUCN कि काउंसलर के तौर पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ये स्टेटमेंट को यहाँ पर दिया कि इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द ऑल दोस फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो कि अब फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, जो रेंजर्स जो कि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हेल्प करते हैं, काम करते हैं। तो आपके लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम WTI की बात करते हैं। WTI के मल्टीपल ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जब हम घड़ियाल कंजर्वेशन, इवन एलिफेंट कॉरिडोर्स को यहाँ पर मैप करने की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे काम, मेजर इनिशिएटिव्स अगर आप देखो कि एनवायरमेंट के अंदर आप अपडेशंस पढ़ते हो ना, वो सारे के सारे WTI के द्वारा ही यहाँ पर कंडक्ट कराए गए हैं। ठीक है, तो एक लिस्ट उसकी कंपाइल करना, उसको इंटरनेट पे जाके एक बार पढ़ना, उस पर रिसर्च करना, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती होगी मैं आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पर शेयर कर भी दूंगी विद रिस्पेक्ट टू दैट। बट WTI ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पहले आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज अ नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2000। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी सिंपल से शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो अब आप ना वर्डिंग पढ़ो। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया नॉन प्रॉफिट तो है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया, NGO बोल रहे हैं ना, NGO तो नॉन प्रॉफिट होती है बट नॉन गवर्नमेंटल भी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आप स्टेटमेंट नंबर ए की बात करते हो या फर्स्ट की बात करते हो तो वो गलत हो गया।
ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो 2000 के अंदर हमारे पास तो वन रक्षक प्रोजेक्ट शुरू हो गया था 2001 के आसपास जब, तो वापस से अब आप कह सकते हो एश्योरेंस स्कीम भी शुरू हो गई थी। तो एस्टैब्लिशमेंट 2000 के अंदर इसकी नहीं हुई है, 1998 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ है हमारा WTI वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर का जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी। देन इंडिया सेंड्स मिनिस्टर टू इजिप्ट फॉर गाजा समिट। ठीक है, तो गाजा समिट के लिए इजिप्ट में मिनिस्टर को भेजा जा रहा है, बल्कि इनिशियल इन्विटेशन अगर आप देखोगे वो प्रधानमंत्री मोदी को ही था। तो गाजा समिट के पीछे का बेसिक आइडिया क्या है यहाँ पर कि जो 20 पीस पॉइंट प्लान है उसके ऊपर अगर इंप्लीमेंटेशन के बाद धीरे धीरे करके जो स्टेटहुड है वो गाजा को दे दी जा सके। ठीक है, तो अब ये डिस्कस करने के लिए सीज फायर डील इजराइल एंड हमास के बीच में, जो कि ब्रोकर कौन करेगा, मेजरली यूएस, इजिप्ट एंड कतर के थ्रू ये ब्रोकर किया जा रहा है। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अब इंडिया की तरफ से अगर आप देखोगे कि एक मिनिस्टर को ही भेजा जा रहा है, बट वो खुद से अब प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। एंड इजिप्ट के अंदर सिंस ये हो रहा है तो नेक्स्ट वीक जो है इजिप्ट के जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो फॉरेन सेक्रेटरी है, जो डेलीगेशन है, उनकी विजिट इंडिया के अंदर भी है टू डिस्कस इंडिया इजिप्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2023 के अराउंड यहाँ पर आप देखोगे कि साइन हुआ था। एंड उसके बाद इंडियन इजिप्ट की यहाँ पे डिस्कशन होनी है विद रिस्पेक्ट टू सर्टन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स वेयर इजिप्ट वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट रिलेशन जा रहा है आईमेक के ऊपर। ठीक है, आईमेक क्या है, अब हमारा इजिप्ट जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का पार्ट, यहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट फिलहाल नहीं है। ठीक है, ऑल दो सेकेंड चीज वो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव ढूंढने की बात कर रहे हैं, सिंस सुएज कैनाल से मेजरली पैसा आता है इजिप्ट को। एंड आईमेक की डेवलपमेंट जो है वो बात करती है फॉर द डेवलपमेंट, या वो जो अब सप्लाई यहाँ पर लिंक करना चाहती है, जो डेवलपमेंट सर्टन पोर्ट्स की करना चाहती है, वो कौन से है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक पोर्ट आता है, दैट इज इजराइल का हाइफा पोर्ट। ठीक है, तो अब इजिप्ट फील्स के जो सुएज कैनाल के थ्रू अब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती है वो डेवलपमेंट ऑफ हाइफा पोर्ट की वजह से क्या होगा, वो अब नुकसान उसका इजिप्ट को होगा। अब सिंस आईमेक जो है वो यूएसए द्वारा बैक्ड है, ठीक है, तो सीपेक का आप कह सकते हो एक तरह से काउंटर यहाँ पे कर रहा है। सीपेक की जनरली हम बात करते हैं कि हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका काउंटर कर रहा है आईमेक, है ना। एंड यूएसए का सपोर्ट भी है आईमेक को। तो ऑल टुगेदर इजिप्ट वांट्स के हाइफा पोर्ट की वजह से नुकसान जो है ऑटोमेटिकली इजिप्ट को होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो रीजन के अंदर हाइफा पोर्ट या इजराइल एंड हमास की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जिस वजह से आप देखोगे कि नियर बाय जो वाटर बॉडी है, मैं नाम नहीं लूंगी, क्वेश्चन के अंदर आपका वो पार्ट है, जो नियर बाय वाटर बॉडी है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इश्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं, तो इजिप्ट को भी सुएज कैनाल के थ्रू आप देखोगे कि नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वेसल्स वहां से पास नहीं कर रहे हैं। हमने लीस्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी लास्ट टाइम भी कि केप ऑफ गुड होप जो है उस वाले एरिया को यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं जितने भी मेजर वेसल्स जो ट्रैवल कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। तो अब इजिप्ट को ऑलरेडी नुकसान है क्योंकि रीजनल जो आसपास पड़ती है वहां पे एक तो स्टेबिलिटी नहीं है, ऊपर से अगर आप देखोगे आईमेक जैसा कॉरिडोर जो है वो हाइफा पोर्ट जो कि बिल्कुल साथ वाली कंट्री के आप कह सकते हो साथ वाली कंट्री में एग्जिस्ट करता है, अगर उसकी डेवलपमेंट होगी इजिप्ट को और ज्यादा यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस हैं। तो इजिप्ट वांट्स कि आइदर आईमेक का पार्ट यहाँ पर इंडिया के साथ मिलकर इजिप्ट बन सके, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर वो कोई और ऑल्टरनेटिव यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो ऑल टुगेदर यहाँ पे यही डिस्कशन होगी, ठीक है। तो अब जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया एंड इजिप्ट की, हम उसको सीसी मोदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इजिप्ट यहाँ पर नाम देते हैं। तो आपकी न्यूज ने यही चीज बताई, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंसर्न अभी तक डायरेक्टली इजिप्ट ने यहाँ पर इजराइल के साथ रेज नहीं किए हैं, बट उन्हें खुद से ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी का कंसर्न यहाँ पर हाइफा पोर्ट के अंडर आप देखोगे कि एग्जिस्ट करता है फॉर इजिप्ट एज वेल, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि द हाइफा पोर्ट लाइज बिसाइड विच वाटर बॉडी, गल्फ ऑफ सुएज, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा, ब्लैक सी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास अगर आप देखोगे दिस इज हाइफा पोर्ट, यहाँ पर आपका इजिप्ट है, गाजा स्ट्रिप जो है बिल्कुल इजिप्ट के एक तो साथ में लगती है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर की बात की, आईमेक की बात की, यहाँ पर हाइफा की डेवलपमेंट अगर होती है तो इजिप्ट के लिए तो ऑल टुगेदर नुकसान है। दिस इज योर सुएज कनाल यहाँ पर आगे जाके, तो इजिप्ट जो है इन आइदर केस वांट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ आईमेक, ठीक है, एंड चाहते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर साथ वाला जो कॉरिडोर है वहां पर आप कह सकते हो कि स्टेबलाइजेशन हो सके, ताकि जो मेडिटेरेनियन सी है वो वापस से रिज्यूम कर सके अपने नॉर्मल ऑपरेशनल जो प्रोसेसेस है विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट या विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रेड ये कैरी आउट करते थे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तब इंडिया के साथ जो रिलेशन है इजिप्ट अच्छा या बेटर करने की कोशिश कर रहा है। देन थैलेसीमिया पेशेंट्स फ्लैग शॉर्टेज ऑफ ल्यूकोसाइड फिल्टर सेट्स आयरन स्टिलेशन ड्रग्स। तो अब इसमें ना आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया क्या है, ल्यूकोसाइड फिल्टर क्या है एंड आयरन स्टिलेशन ड्रग्स क्या है। ये तीन सिंपल चीजें आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। थैलेसीमिया क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि आपके जो
जेनेटिक डिजीज की तरह आप इसको काउंट कर सकते हो थैलेसीमिया को, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है इनफ इतनी आप कह सकते हो कि आयरन को बिल्ड नहीं कर पाता, अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं होती। इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जहाँ पे बॉडी जो है एबिलिटी टू प्रोड्यूस इनफ होमोग्लोबिन वो नहीं हो पाती है, और जो प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉब्लम आती है फ्रॉम द आप कह सकते हो लंग्स टू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। तो ये अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेस हेमोग्लोबिन आयरन जो है वो भी नहीं होता बॉडी के अंदर, तो वीकनेस ज्यादा रहती है, प्रोटीन इजीली यहाँ पर जो है वो कैरी नहीं कर सकते, तो बॉडी की सप्लाई ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे वो हैम्पर हो रही होती है। तो हेंस क्या होता है कि बॉडी के अंदर आप डायरेक्टली जो है ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आप आयरन को डायरेक्टली दोगे तो आयरन या हेमोग्लोबिन जो है वो ऑटोमेटिकली बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या होता है कि एक्सेसिवली किसी और का ब्लड या 1 यूनिट या 2 यूनिट जितना भी ब्लड आपको ट्रांसफ्यूज करना होता है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, एग्जिस्टिंग तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आयरन होगा ही, उसके बाद एकदम से डायरेक्ट इनफ्लक्स आता है ऑफ द आयरन एंड इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड होता है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन दैट सिचुएशन अगर आप क्या देखोगे कि कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो एक्टिव हो जाता है। तो जो हमारे ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट का मेजर काम क्या होता है कि जो इन्फेक्शन रोकता है ना। तो बाहर से कोई भी फॉरेन एजेंट यानी कि फॉरेन ब्लड भी अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, इम्यून सिस्टम और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अब ल्यूकोसाइट फिल्टर का क्या काम होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना, या जो ल्यूकोसाइट एक्सेसिवली यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको रोकना, ठीक है। दूसरी चीज है आयरन चेलेशन ड्रग्स भी दिए जाते हैं। इन दैट सिचुएशन क्या हो रहा है कि अब एक तो चलो ल्यूकोसाइट फिल्टर क्या काम करता है यहाँ पर, उस टाइम पे जो एक्सेसिवली हमारे पास ल्यूकोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको यहाँ पर सेपरेट करता है या रोकता है, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि बॉडी के अंदर एकदम से जो सप्लाई ऑफ आयरन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो एकदम से अगर आप डायरेक्टली सप्लाई दे दोगे ना किसी भी चीज की, तो क्या होता है, अब करंट है वो अगर आप सपोज कीजिए कि 100 वोल्ट से चलता जा रहा है, एग्जांपल दे रही हूँ, 100 वोल्ट से चलता जा रहा है, बट आप सडनली देखोगे 100 वोल्ट के बजाय आपकी बॉडी जो है वो 100 वोल्ट को ही सपोर्ट कर रही है। थैलेसीमिया के केस में जितना आयरन वो प्रोड्यूस कर रही है या हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर रही है वो उतना ही सपोर्ट कर सकती है ना। अब आप देखोगे कि वही 100 जो वॉट की वायर है, आप ऑल टुगेदर अगर आप बात करो, वहां पे एकदम से 1000 वोल्ट जो है उसका करंट छोड़ दो, क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा, ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है वहां पर। तो सेम ही चीज यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस से हमारी बॉडी चलती है, ठीक है। तो ये इंपल्सेस की वजह से एकदम से अगर आयरन का इतना ज्यादा डाउनपोर हो जाता है तो वो लिवर, हार्ट, किडनी के ऊपर बॉडी की इंपैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यही इंपैक्ट को रोकने के लिए आयरन चेलेशन ड्रग्स जो हैं वो दिए जाते हैं कि एकदम से सडन सप्लाई बॉडी के अंदर आयरन की इतनी ज्यादा ना हो, ठीक है, ताकि जो इंपैक्ट है उसका हार्ट, लिवर एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स पे एकदम से ना हो पाए, ठीक है, ताकि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो स्मूथ एंड सिंपल तरीके से चल सके। तो ये न्यूज़ आपको ये कह रही थी कि थैलेसीमिया पेशेंट्स के अंदर ना प्रॉब्लम आ रही है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो करा रहे हैं बट लिमिटेड लेवल पे करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 यूनिट उनको ब्लड चढ़ना था, यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन होनी थी, तो वो एक ही करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ल्यूकोसाइट फिल्टर जो है वो भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, एंड आयरन चेलेशन ड्रग्स जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो अब आयरन चेलेशन ड्रग्स एक्चुअली में करते क्या है, तो ये वो ड्रग्स हैं कि जो एक्सेसिवली अब आयरन बॉडी के अंदर आता है ये उनके साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो बॉडी अब क्या कर रही है, जो एक्सेसिव आयरन है उसको अब हजम करने की, यानी कि उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देती है, ठीक है, कि जितनी बॉडी को एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है वो ठीक है, बाकी के साथ ये जो चेलेशन ड्रग्स हैं वो इंटरैक्ट करने के बाद उसे थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम निकाल देंगे बॉडी से, ठीक है। तो चेलेशन ड्रग्स जो है मार्केट में उनकी शॉर्टेज चल रही है और ल्यूकोसाइट फिल्टर की शॉर्टेज जो है वो कम चल रही है। तो ट्रांसफ्यूजन जितने रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा कम ही यहाँ पर करवा रहे हैं जो पेशेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि जो बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स या जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उसके ऊपर एकदम से उसका रिएक्शन ना हो पाए। तो ये सिंपल से आपकी न्यूज़ थी, बट हमें अब यूपीएससी के एस्पिरेंट के तौर पे, एस्पेक्ट के तौर पे देखें तो थैलेसीमिया के बारे में पता होना चाहिए, ल्यूकोसाइट फिल्टर का क्या काम है, इवन आयरन चेलेशन ड्रग्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है, दैट्स इट। और उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम और फिनाइल केटोनूरिया, तीनों में से कौन से ऐसे हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मेंडलियन वर्ड यहां पर क्यों डाल दिया, क्योंकि हमारे पास मेंडल की स्टडी है। अगर आपको याद होगा कि आपने 6th-7th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी साइंस की, वहां पे आपने पीज को लेके एक्सपेरिमेंट देखा होगा,
ठीक है। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि डिफरेंट प्लांट्स या हाइब्रिड जो है, अगर उन्होंने वैराइटीज ऑफ पीज यहाँ पर एस्टैब्लिश की थी, है ना, डिस्कवरी की थी साइंटिफिकली। उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट तरह के जो पीज है या डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, उन्होंने उनके जेनेटिक्स के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर, या आप कह सकते हो कि क्रॉस प्लांटेशन यहाँ पे की थी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, डिफरेंट तरह की ट्रेड्स उन्होंने आइडेंटिफाई की, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स जो है वो कैसे आते हैं, स्टेम का साइज क्या है, एक्सियल जो यूनिट है वो कैसी है, रूट सिस्टम उसका कैसा है। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि रिसेसिव ट्रेट क्या होती है और आपकी डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है, जिसको आप कह सकते हो कि लेटर ऑन जेनेटिक्स जब पढ़ना शुरू किया वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो उसको क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी कि जेनेटिक्स में जब कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि ब्लड को लेकर या इन एनी केस जेनेटिक्स में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि थैलेसीमिया के केस में एक ऐसा आप कह सकते हो इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो अगर आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोला जाए तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर डायरेक्टली आपको बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जेनेटिक डिसऑर्डर बोल दिया जाता आप इजीली सॉल्व कर लेते, बट मेंडेलियन डिसऑर्डर वर्ड है वो मेंडल के नाम से यहाँ पर आया। ठीक है, तो अब हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल जो हमारे पास कीटोनूरिया है, ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे ये हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर ही है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर थैलेसीमिया भी इसका पार्ट बनता है। डाउन सिंड्रोम जो है ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे वो क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर 22 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रू आउट ऑल द ह्यूमंस। बस एक एक्सेसिव यानी कि जो 23rd पेयर ऑल टुगेदर अगर आप देख लोगे वो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स को बोलते हैं। बाकी 22 क्रोमोसोम के अंदर स्पेसिफिकली जो 21 क्रोमोसोम की जब एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, यानी कि ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे तो 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगर बन जाते हैं तो वो थैलेसीमिया वो डाउन सिंड्रोम के अंदर स्पेसिफिकली दिखता है। ठीक है, तो वो एक क्रोमोसोमल या क्रोमोसोमल अगर आप बोल सकते हो डिसऑर्डर है, जहां पर पर्सन इफेक्टिव गेन्स एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर मेंडेलियन जो है सिंगल जीन की म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करता है। हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनूरिया, थैलेसीमिया जो है वो हमारे कौन से हैं, हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का पार्ट बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनता है। देन इनिशियल फाइंडिंग्स पॉइंट टू आयरन और आयरन एज ओरिजिन्स एट द न्यू एक्सकेवेशन साइट इन तमिलनाडु। तो ये एक्सकेवेशन साइट कहाँ पे है, तमिलनाडु के स्टेट डिपार्टमेंट ने आर्कियोलॉजी ने यहाँ पर कहाँ पे, तिरुमालापुरम में, जो कि अब तेनकासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा है कि आयरन एज के कल्चर की क्लोज टू वेस्टर्न घाट्स इन तमिलनाडु अब क्या मिला है, ट्रेड्स यहाँ पर नजर आई हैं, या आप कह सकते हैं एक्सकेवेशन प्रोसेस जो है वहां पर कंडक्ट हुआ है। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देखा भी है, उसको डिस्कवर किया है, अनअर्थ किया है कि अर्ली टू मिड 3rd मिलेनियम BC वो जो कि अब सिमिलर है आदि चिन्नौर एंड सिवलगाई, जो कि सिमिलर रीजन्स हैं आसपास, जो कि अब किसके साथ, आयरन एज के साथ एसोसिएट करती हैं, वो यहाँ पर पाई गई एक्सकेवेशन के बाद। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस इन तमिलनाडु प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो अकॉर्डिंगली क्या कहती है, स्पेसिफाई करती है कि बरियल साइट यहाँ पर मिली है। बरियल साइट कहाँ पे, तिरुमालापुरम के अंदर, जो कि 35 एकड़ ऑफ लैंड को यहाँ पर कवर कर रही है, 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे विलेज एग्जिस्ट करती है। 2 सीजनल स्ट्रीम्स जो कि अब राइज करते हैं फ्रॉम वेस्टर्न घाट नियर द कुलसेगर पिररी टैंक, उन दोनों के बीच में यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कहीं पे वो साइड। एंड यहाँ पर उन्होंने 37 ट्रेंचेस को अनअर्थ किया और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिले। उनमें से एक ऐसा आर्टिफैक्ट था रेक्टेंगुलर स्टोन स्लैब चेम्बर, जो कि अब अर्न, बरियल एंड अर्न्स, डिफरेंट तरह के अर्न्स एंड बरियल्स एंड अदर अर्न्स जो है वहां पर पाए गए। अर्न्स क्या होते हैं, कलश बोलते हैं ना जिसको, अर्न्स या एशेस भी जिसके अंदर रखे जाते हैं, हम उसको जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिस्कवरी है तमिलनाडु के अंदर, और एक ऐसा चेम्बर जो कि 35 स्टोन स्लैब से बना था। अब वहां पर कॉबल स्टोन्स मिले हैं 1.5 मीटर्स डेप्थ तक। अब ये रिच कलेक्शन जो है सेरामिक्स की भी पाई गई है ग्रेव्स के अंदर, जो कि बरियल साइट्स के अंदर ही मिली है, अमंग द ग्रेव गुड्स। ठीक है, तो व्हाइट पेंटेड, ब्लैक एंड रेड वेयर, रेड स्लिप वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एंड अदर कोर्स रेड वेयर जो है वो यहाँ पर पाए गए हैं। ऑल टुगेदर यूनिक फीचर्स क्या है कि ब्लैक एंड रेड वेयर या ब्लैक वेयर एंड ब्लैक स्लिप्ड वेयर जो है वो व्हाइट पेंटेड डिजाइन के साथ आ रहे हैं, जो कि यूनिक फीचर है।
ठीक है। ऑल टुगेदर अगर आप देखो कि टी कुल्लापति एंड लेटर फ्रॉम आदिनाचुरल एंड सवालगई देन थुलुकरपति एंड कोरकाई जो है इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी जो आइडेंटिफाइड साइट्स है ये है विद रिस्पेक्ट टू आयरन एज। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इसके अंदर स्पेसिफिकली जो सिंबल्स हैं अर्न्स के ऊपर पाए गए दैट इज वेरी मच डिफरेंट। ठीक है, एक रेड स्लिप्ड पॉट फीचर कर रहा है, डॉटेड डिजाइन जो कि शो कर रहा है ह्यूमन फिगरीन इन द ह्यूमन फिगरीन, माउंटेन, डियर एंड अ टॉर्टोइस। तो टोटल 78 ऐसे एंटिक्विटीज जो कि बोन, गोल्ड, ब्रॉन्ज, आयरन से बनी थी वो भी यहाँ पर मिली हैं। एंड ट्वीजर, स्वॉर्ड, स्पीयर हेड, गोल्ड रिंग, एक्स, डैगर, चिजेल, बोन हेड एंड एरोहेड जो है वो भी मिले हैं। और 3 ऐसे टाइनी गोल्ड रिंग्स भी यहाँ पर मिली हैं एक अर्न के अंदर जो कि अब डेप्थ पे थी 0.49 मीटर्स के। हर एक रिंग जो है मेजर करती है 4.8 mm इन डायामीटर एंड 1 मिलीग्राम से भी कम उनका वेट है। और कंपैरिजन जो है डिफरेंट साइट्स के साथ इनका आने वाले टाइम में किया जाएगा, बट आइडेंटिफाइड यही है एरिया के 3345 BCE एंड 2513 BCE के बीच का ये रीजन है। एंड सजेस्ट कर रहे हैं कि थिरुमलापुरम जो है इट कुड बी प्लेस्ड इन एन अर्थली टू मिड 3rd मिलेनियम BCE। तो ये अभी स्टडी चल रही है, तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा आर्टिकल। आप इसमें जो फीचर्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं, इसको अपने हिस्ट्री के करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में प्लीज कहीं पे एडजस्ट कर लेना, या जहां पे आप आयरन एज पढ़ते हो वहां पे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ अर्ली इंडिया आर्कियोलॉजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिंपल क्वेश्चन है ये। चालकोलिथिक एज, अर्ली हिस्टोरिक, नियोलिथिक एज, मेगालिथिक बरियल्स एंड हरप्पन सिविलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपका एनसीईआरटी वाला पोर्शन कवर हो, सिंस अब हर एक स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी का एस्पिरेंट भी नहीं है, बट यूपीएससी में भी जो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी की इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पर है वो देखने को मिलती है। एंड कल आपका यूपीपीसीएस का भी पेपर हुआ था एंड मैसिवली यहाँ पर एनसीईआरटी के थ्रू ही आप काफी पेपर को सॉल्व कर सकते थे, एनसीईआरटी प्लस जो आपके करंट अफेयर्स थे मेजरली। ठीक है, देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि इस इनिशिएटिव से, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ जून से स्टार्ट किया गया है, वहां पर देखने को मिल रहे थे कि क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा रहे हैं। गेव मी सम अ साई ऑफ रिलीफ। आई गॉट हैप्पी कि जब मैं देख रही थी कि वो पेपर ऐसा हो रहा था कि अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा पेपर बना था एंड इजीली सॉल्वेबल भी था, डुएबल पेपर भी था, बट डिफिकल्ट भी था एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इट वाज अ ब्लेंड ऑफ बोथ। तो ऑल टुगेदर अगर हम इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बनता है। सबसे पहले अगर आप देखो आपकी लोअर पैलेलिथिक एज आती है, मिडिल पैलेलिथिक एज आती है, अपर पैलेलिथिक एज आती है। ऑल टुगेदर हम इसको पैलेलिथिक एज में पढ़ते हैं। देन मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज जहां पर कॉपर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, हरप्पन, एंड देन आप देखोगे अर्ली आयरन, मेगालिथिक बरियल्स जिसको हम बोलते हैं, एंड अर्ली हिस्टोरिक एज जो है हमारे पास आती है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर बनता था 31542। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, कोई भी डाउट होता है मुझे बता देना प्लीज, वील डिस्कस इट अगेन। तो आई होप आपको पीस पॉइंट वाले जो प्लान्स थे वो डिस्कशन में पता लग गए होंगे। तो 20% ऑफ दिवाली ऑफर एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी। कोड आपको यूज करना है दीपावली। आप अवेल कर सकते हैं इसे अक्रॉस ऑल द कोर्सेज ऑफ यूपीएससी एज वेल एज कोई भी स्टेट पीसीएस का बैच होता है या एनी अदर कोर्स या इनिशिएटिव दैट वी वांट टू वी वांट यू टू एनरोल इनटू, है ना। ये जैसे भी होता है, जैसे भी अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है विद रिस्पेक्ट टू 2026 का अटेम्प्ट, 2027 का अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी, वी हैव दैट फॉर यू। ये बैचेस अवेलेबल हैं। तो ये अब आप कोड अगर आप अर्ली बर्ड भी अगर आप लगाते हो तो 10% ऑफ है, बट 20% अवेलेबल है, तो उसी चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज के लिए भी चीज़ की अवेलेबिलिटी है। एंड सिंस यूपीपीसीएस का पेपर कल का हो चुका है, दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो वेट कर सकते हैं रिजल्ट आने तक का प्री का। बाकी जो व्यक्ति अभी श्योर है, जो तैयारी करना चाहते हैं यूपीपीसीएस 2026 के बैचेस के लिए, तो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स विद रिस्पेक्ट टू जीएस, सिर्फ जनरल स्टडीज की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जो कि प्री मेंस को पूरा का पूरा कवर करेगा। यहाँ पर आपका यूपीपीसीएस का सिलेबस, जनरल स्टडीज का सिलेबस एंड एनसीईआरटी को भी टोटली कवर कर रहा है। ये आपकी एनसीईआरटी जो कि इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, 6th क्लास से लेकर, जैसे साइंस की एनसीईआरटी है वो 6th क्लास से आपकी इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है। 6th क्लास ऑनवर्ड्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपकी जितनी भी एनसीईआरटीज हैं वो यहाँ पर कवर होंगे। ठीक है, एग्जाम रेलिवेंट यहाँ पर होनी चाहिए, उस चीज़ को कवर किया जाएगा। कि आपकी प्रीलिम्स की अगर बात करें, वहाँ पे आपके मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं ऑल टुगेदर 27, जिसमें हाफ लाइन टेस्ट भी होंगे, आपके फुल लाइन टेस्ट भी होंगे, तो एनसीईआरटी के टेस्ट भी आपके इसके अंडर कवर्ड है। ठीक है, पीवाईक्यूज की एक्सप्लेन्ड पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर प्रीलिम्स एंड मेंस की मिल जाएंगी। एंड अगर आप देखोगे कि मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट वाइज आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे,
आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे, मॉक टेस्ट इसको हम बोल रहे हैं। पेपर के अकॉर्डिंगली आपके जो फुल पेपर के अकॉर्डिंगली 6 जैसे आपके जीएस होते हैं जिसके अंदर यूपी का कंटेंट भी कवर होता है, वो चीज़ भी अवेलेबल आपको कराई जाएगी वाया टेस्ट, जो कि सेल्फ आप असेसमेंट के लिए कर सकते हो। मॉडल आंसर्स आपको दे दी जाएंगे, सेल्फ असेसमेंट के लिए आप मीन्स का यहाँ पर कर सकते हो काम। बट अगर आप देखो यूपी का जीके का सिलेबस, जीएस का सिलेबस, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी कवरेज, आपको ऑल टुगेदर टेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999। एंड दीपावली वाला ऑफर अगर आप लगा दे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 16 समथिंग क्या ये पड़ जाएगा, 15-16 के आसपास आपको ये प्राइस जो है देखने को मिल जाएगी। तो डायरेक्टली आप यूपीपीसीएस का बैच भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट ऑल टुगेदर अगर आप देखो वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको इसके डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।